अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कर्नल रोडस चंद लम्हे सोचता रहा। फिर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके इसने रीटा जोलिन के आने पर इसे ऑफिस में भिजवाने का हुक्म दिया। फिर रिसीवर रखकर सामने मेज पर पड़ी हुई फाइल पढ़ने में मसरूफ हो गया। तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने चौंक कर फाइल से सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। यस कम इन, इसने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की जिसके जिस्म पर इंतहाई चुस्त जीन्स और लेदर की जैकेट थी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर कर्नल रोडस के चेहरे पर यकटक जैसे बहारती आ गई। इसने मेज के किनारे लगे हुए कई बटन प्रेस किए और फिर उठकर खड़ा हो गया। ओह डियर रीटा जोलिन, इतने अरसे के बाद तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अचानक वीराने में बाहर आ गई हो। हर तरफ रंग ही रंग खिल उठे हों। कर्नल रोडस ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा तो रीटा जोलिन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर इसने इंतहाई गर्मजोशी से कर्नल रोडस से मुसाफा किया। मुझे भी तुम्हें देखकर बेहद खुशी हो रही है, रीटा जोलिन ने उठलाते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, तुम्हारे बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, कर्नल ने कहा। तुम बैठो, मैं रिटायरिंग रूम से शराब ले आऊं, फिर दोनों शराब पीते हैं और बातें करते हैं, रीटा जोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा तो कर्नल रोडस ने इस बात में सर हिला दिया। इसे सामने मेज पर रखी हुई फाइल बंद की और मेज की दराज खोलकर इसमें रख दी। इसी लम्हे रीटा जोलिन वापस आई तो इसके हाथ में शराब की एक लंबे मुंह वाली बोतल और 2 गिलास थे। इसने बोतल खोलकर दोनों गिलास आधे आधे भरे और फिर बोतल बंद करके इसने मेज पर रखी और एक गिलास उठाकर बड़े लाड भरे अंदाज में कर्नल रोडस के सामने रख दिया। दूसरा उठाकर वो साइड कुर्सी पर बैठ गई। इसने गिलास अपने सामने रख लिया। थैंक्स, कर्नल रोडस ने मुस्कुराते हुए कहा और गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। हाँ अब बताओ क्या बात करनी थी तुमने टेरेसा के बारे में, कर्नल रोडस ने शराब का सिप लेते हुए कहा। पहले ये बताओ क्या मेरी अदम मौजूदगी में टेरेसा ने कोई खास कारनामा सर अंजाम दिया है, रीटा ने कहा तो कर्नल रोडस चौंक पड़ा। हाँ इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? फोन पर तो तुमने कहा था कि तुम रात को ही वापस आई हो, कर्नल ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ मौजूद मेरे ग्रुप के एक आदमी ने ये बात बताई है, लेकिन इसे तफसील का इल्म नहीं है। तुम बताओ क्या बात है तफसील, रीटा ने कहा। मुझसे क्यों पूछ रही हो, फोन करके टेरेसा से खुद ही पूछ लेती, कर्नल रोडस ने मुस्कुराते हुए कहा। कई बार कर चुकी हूँ इसे फ़ोन, लेकिन इससे राब्ता ही नहीं हो रहा, रीटा जोलिन ने कहा तो कर्नल रोडस ने इस बात में सर हिलाते हुए पाकिस्तानी निजात डॉक्टर मोहसिन शहजादी से BR फार्मूला हासिल करने से लेकर आखिर में पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के खात्मे तक के बारे में मुख्तसर तौर पर इसे बताया तो रीटा जोलिन एक तवील सांस लेकर रह गई। अब ये बताओ कि क्या इसके बाद तुमने टेरेसा से मुलाकात की है, रीटा ने पूछा। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, कर्नल ने पूछा। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी लीडर और इसके साथी जिंदा हैं तो, रीटा जोलिन ने कहा तो कर्नल रोडस से इस अंदाज में देखने लगा जैसे रीटा जोलिन ने कोई अनहोनी बात कही हो। लगता है तुम इससे जेलस फील कर रही हो जो ऐसी बातें कर रही हो, हालांकि तुम मुझसे ज़्यादा इसकी मद्दाह हो, कर्नल रोडस ने इस बार बड़ी संजीदगी से कहा जैसे से रीटा जोलिन की बात बेहद खौफजदा लगी हो। मैं अब भी टेरेसा की मद्दाह हूँ। मैं इसकी बेपनाह जहानत की न सिर्फ कायल हूँ बल्कि ज़हनी तौर पर भी मैंने इसे अपनी उस्ताद तस्लीम कर रखा है। लेकिन वो जो पाकिस्तानी एजेंटों का लीडर है वो माफूकुल फितरत सलाहियतों का मालिक इंसान है और ये बात मैं किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकती कि टेरेसा ने उसे और उसके साथियों को इस तरह जकड़ कर हलाक कर दिया हो। ऐसा होना कतई नामुमकिन है, रीटा जोलिन ने इंतहाई संजीदगी से कहा। हो ना हो, मैंने इसे और उसके साथियों की हालत अपनी आंखों से देखी थी। इन्होंने वाकई रस्सियां खोल ली थी और वो किसी भी वक्त इन रस्सियों से आज़ाद हो सकते थे, लेकिन टेरेसा की बेपनाह जहानत ने इसके इस इकदाम की भी पेशबंदी कर रखी थी। इसने इस कमरे में ऐसा सिस्टम नस्ब कराया हुआ था कि इसके एक बटन दबाते ही कमरे में ऐसी रेस फैल जाती थी जो इन सब को फ़ौरन बेहिस्सो हरकत कर देती, जबकि इसने और उसके साथियों ने इस रेस से बचाव के लिए खसूसी इंजेक्शन लगाए हुए थे, इसलिए वो किसी सूरत में रिहाई हासिल नहीं कर सकते थे। और मुझे खुद टेरेसा ने रिपोर्ट दी है कि इसने इन सबको अपने हाथों से गोलियां मारकर हलाक कर दिया है और इनकी लाशों तक बरकी भट्टी में जलाकर भस्म कर दी हैं और आज तक टेरेसा की दी हुई कोई रिपोर्ट गलत साबित नहीं हुई है। कर्नल रोडस संजीदगी से बोलता जा रहा था। ओके, ये बताओ कि तुम्हारी इससे जो बातचीत हुई है क्या वो यहाँ रिकॉर्ड हुई है, रीटा ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, कर्नल ने कहा। तुम इस टेप में मौजूद गुफ्तगू को वॉइस चेकर मास्टर कंप्यूटर में फीड करा दो, वहाँ यकीनन टेरेसा की असल आवाज़ भी फीड होगी। फिर चेकिंग करो, इसके बाद तुम भी रिजल्ट देखना और मैं भी देखूंगी, रीटा ने कहा। ओह, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिस टेरेसा ने मुझे रिपोर्ट दी है वो असल टेरेसा नहीं थी? लेकिन ये कैसे मुमकिन है, कर्नल ने हकलाते हुए कहा।
तुम शायद भूल रहे हो कि पाकिस्तानी एजेंटों का लीडर किसी भी इंसान की आवाज़ और उसके लहजे को फौरी तौर पर कामयाब नकल करने का माहिर है और इसे सिवाय वॉइस चेकर मास्टर कंप्यूटर के और कोई चेक नहीं कर सकता। इसलिए मुमकिन है कि जिसने तुमसे बात की हो वो टेरिसा के बजाय वही हो। रीटा ने कहा तो कर्नल रोडस ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। इसने फौरन इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, 2 बटन प्रेस कर दिए। फिर इसने ऑपरेशन सेक्शन की रिकॉर्डिंग चेक करने और इसका रिजल्ट ऑफिस में भेजने की हिदायत देनी शुरू कर दी। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें ये शक आखिर क्यों गुजरा? शक की वजह बताओ। कर्नल रोडस ने रिसीवर रखकर रीटा जोलन से मुखातिब होकर पूछा। पाकिस्तानी एजेंट की जहानत और टेरिसा का ना मिलना दोनों बातें ही शामिल हैं। टेरिसा ऑफिस से गायब है और इसका अपने ऑफिस से भी कोई राब्ता नहीं है और वो जो पाकिस्तानी एजेंट है इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है और जब इसके साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मौजूद हो तो ये मामला सोने पर सुहागा होने वाला हो जाता है। रीटा जोलन ने मुस्कुराते हुए ये सारी बातें कही थी। तुम इस लीडर को कैसे जानती हो? जहाँ तक मुझे याद है तुमने पाकिस्तान में कभी कोई मिशन मुकम्मल नहीं किया है और ना ही तुम कभी इससे टकराई हो। कर्नल रोडस ने कहा। मैं पाकिस्तानी लीडर को काफ़ी अरसे से जानती हूँ, रीटा जोलन ने कहा। लेकिन कैसे? कर्नल रोडस ने पूछा। इसके लहजे में हैरत थी। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी एक बार इससे मुलाकात हो चुकी है। वो यहाँ आया था, मेरे से टकराव हुआ था। गो के उस वक्त इसके मुकाबले में डार्क स्काई एजेंसी नहीं आई थी, लेकिन मेरा ग्रुप चूँकि अलग था और मैं डार्क स्काई एजेंसी के साथ साथ दूसरी एजेंसियों के लिए भी काम करती हूँ, इसलिए इस वक्त मेरा और मेरे ग्रुप की खिदमत एक्रीमे की एक एजेंसी ने हासिल की थी। इस दौरान मेरा और मेरे ग्रुप का इसी लीडर से टकराव हुआ, लेकिन वो मुझे डॉज देकर निकल जाने में कामयाब हो गया था। इसलिए मैं इसके मिजाज और इसके अंदाज से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। इसके तमाम कारनामे बाकायदा डिस्कस किए जाते हैं और मेरे ग्रुप के साथी से माकफूकुल फितरत इंसान होने का दर्जा देते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि बहरहाल वो टेरिसा जैसी औरत के बस का रोग नहीं है और टेरिसा का इस तरह इसे हलाक करना नामुमकिन सी बात है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो रीटा जोलन जो बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में बैठी हुई थी यकलक संभल कर बड़े मोतबाना अंदाज में बैठ गई और कर्नल रोडस भी सीधा हो गया। यस कम इन, कर्नल रोडस ने ऊंची आवाज़ में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी। इसने फ़ाइल बड़े मोतबाना अंदाज में कर्नल रोडस के सामने रख दी। अब तुम जाओ, कर्नल रोडस ने इंतहाई तहमकाना लहजे में कहा तो नौजवान ने इसे सलाम किया और उल्टे कदमों वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कर्नल रोडस ने फ़ाइल खोली और दूसरे लम्हे इसका सता हुआ चेहरा यकलक खिल उठा और फिर इसने मुस्कुराते हुए फाइल उठाकर रीटा जोलन की तरफ बढ़ा दी। क्या है? रीटा जोलन ने इससे फाइल लेते हुए कहा। रिजल्ट रिपोर्ट है, खुद ही देख लो। कर्नल रोडस के लहजे में तंज था क्योंकि फाइल में मौजूद कंप्यूटर प्रिंटेड पेपर पर वॉइस चेकर मास्टर कंप्यूटर की रिपोर्ट दर्ज थी कि रिकॉर्डिंग में कर्नल रोडस और टेरिसा ही की आवाज़ें हैं। रीटा जोलन ने फाइल देखी और फिर इसने एक तवील सांस ली और फाइल बंद कर दी। मेरा ख्याल है अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, कर्नल रोडस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, रीटा ने कहा तो कर्नल रोडस बेख्तियार हंसने लगा। अब तुम कौम का खदशात का शिकार हो रही हो। छोड़ो ये सब, वो आखिर एक इंसान था, वो टेरिसा के हाथों हलाक हो चुका है और बस, कर्नल रोडस ने कहा और रीटा जोलन ने इस बात में सर हिला दिया। जैसे ना चाहते हुए भी वो कर्नल रोडस की तायद कर रही हो, लेकिन इसके चेहरे पर बदस्तूर उलझन के तासुरात नुमायां तौर पर दिखाई दे रहे थे। फौलादी गेंद एक जोरदार धमाके से फटी थी और इसके साथ ही न सिर्फ टेरिसा और एंटोनियो बल्कि इनके करीब खड़े दोनों मुसल्ला अफराद के भी परखच्चे उड़ गए थे। मेरे साथी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। सफदर भी चूंकि रस्सियां खोल चुका था इसलिए वो भी उछलकर खड़ा हो गया। इन सब की रस्सियां खोल दो जल्दी, मैंने कहा तो सफदर तेजी से अपने साथियों की तरफ बढ़ा। इसने इन सब की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वो सब रस्सियों से रात खड़े थे। बाहर जाओ और जो दिखाई दे इसे गोली से उड़ा दो, लेकिन ख्याल रखना कि इसके चेहरा महफूज रहे क्योंकि हो सकता है इनके मेकअप करने पड़े, मैंने कहा और सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील तीनों तेजी से आगे बढ़कर टेरिसा और उसके साथियों की मशीन गनें उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गए। रुक जाओ, मेरे ख्याल में इनकी जेबों का उभार बता रहा है कि इनके पास मशीन पिस्टल्स भी मौजूद है, कैप्टन शकील ने कहा और फिर वाकई इन तीनों की जेबों से एक मशीन पिस्टल बरामद कर लिया गया। एक मशीन पिस्टल इसने अपने पास रखा और 2 मशीन पिस्टल इसने सालिया और जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया ने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक हटाया और दरवाज़ा खोलकर अपना सर बाहर निकाल कर देखा और फिर साथियों को पीछे आने का इशारा करके तेजी से बाहर निकल गई। इसके पीछे बाकी साथी भी बाहर चले गए। साहब, ये फुलादी गेंद क्या थी? सफदर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। यह ब्लास्टर बॉल थी जो छोटी तो थी, लेकिन इसका बटन प्रेस करके इसे ब्लास्ट किया जाए तो ये किसी हैंड ग्रेनेड की तरह काम करती है। मैंने इसका बटन प्रेस करके हाथ पीछे कर लिया था। जब मैंने देखा टेरिसा हर सूरत में फायरिंग करना चाहती है तो मैंने मजबूरन ब्लास्टर बॉल इसकी तरफ फेंक दी, जिसके नतीजे में वो सब हलाक हो गए। मैंने तफसील बताते हुए कहा तो सफदर समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं आवाज़ सुनते ही समझ गया कि आने वाली जूलिया है। क्या हुआ जूलिया? मैंने इसके दरवाजे के करीब पहुंचते ही अंदर से आवाज़ देकर पूछा।
मुझे तो हैरत हो रही है, ये खासा बड़ा हेडक्वार्टर है लेकिन यहाँ सिर्फ 20 आदमी मौजूद थे। इन सबको हमने ख़त्म कर दिया है, जूलिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। इन्हें हलाक करने के लिए तुमने फायरिंग तो नहीं की? नहीं, मैंने फायरिंग करने से सबको मना कर दिया था क्योंकि ये जगह गुंजान आबाद इलाके में है और ये हॉल कमरा तो साउंड प्रूफ है, लेकिन बाहर का कोई हिस्सा साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए पहले हमने इन्हें बेहोश किया, फिर इनकी गर्दनें तोड़कर इन्हें हलाक कर दिया। क्या यहाँ कोई मशीनरी मौजूद है? मेरा मतलब है कंट्रोल रूम, मैंने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जूलिया ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। तलाशी लेनी थी, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। हमने हर जगह की तलाशी ली है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, अलबत्ता एक ट्रांसमीटर मिला है, जूलिया ने जवाब दिया। कहाँ है ट्रांसमीटर? मैंने कहा तो जूलिया ने जैकेट की जेब से एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ओह, ये तो 553 ट्रांसमीटर है, मैंने चौंकते हुए कहा। इसकी कोई खासियत है क्या जो इसे देखकर आप खुश हो रहे हैं? सफदर ने पूछा। हाँ, इस ट्रांसमीटर से की जाने वाली कॉल चेक नहीं की जा सकती और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस ट्रांसमीटर से आवाज़ की चेकिंग भी मुमकिन नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर मैं इस ट्रांसमीटर से टेरेसा या एंटोनियो की आवाज़ में बात करूं तो कोई भी मशीनी सिस्टम इस बात का पता नहीं चला सकेगा कि इनकी आवाज़ असल थी या नकल, मैंने कहा। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया, उस पर मौजूद फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी देखने लगा, फिर मैंने इस बटन पर प्रेस किया और टेरेसा की आवाज़ में दूसरी तरफ कॉल देने लगा। यस, ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। टेरेसा बोल रही हूँ, चीफ से बात कराओ, ओवर। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, कर्नल रोडस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल रोडस की आवाज़ सुनाई दी। टेरेसा बोल रही हूँ चीफ, मैंने मुतबाना लहजे में कहा, लेकिन आवाज़ और लहजा टेरेसा का ही था। यस टेरेसा, क्या रिपोर्ट है? पाकिस्तानी लीडर और उसके साथियों को मैंने अपने हाथों से हलाक कर दिया है चीफ। अब मैंने आपसे ये पूछने के लिए कॉल की है कि इनकी लाशों का क्या करना है। क्या करना है? इनकी लाशें बर्की भट्टी में जलाकर भस्म कर दो, कर्नल रोडस ने कहा। ओके चीफ, मैंने कहा। टेरेसा, तुम्हारी बेपनाह जहानत की वजह से ही ये लोग हलाक हुए हैं, वरना ये फार्मूला ले जाते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस बार इस कारनामे पर तुम्हें खुसूसी तौर पर बोनस दिया जाएगा, कर्नल रोडस ने मुसरत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया चीफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुड बाय, दूसरी तरफ से कर्नल रोडस ने कहा और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सचमुच अल्लाह ताला ने आपका जहन खुसूसी तौर पर बनाया है, तनवीर ने बेख्तियार तहसीन भरे लहजे में कहा तो मैं हंस पड़ा। और तुम्हारे दिल को, मैंने जवाब दिया तो कमरा बेख्तियार इन सबके खिलखिलाते हुए कहकों से गूंज उठा। जूलिया भी बेख्तियार हंसी थी, हालांकि वो मेरे फिक्रे का मतलब बखूबी समझ गई थी। लेकिन साहब, वो फौलादी बॉल कैसी थी और आपकी जेब में कैसे रह गई? क्या आपकी इन्होंने तलाशी नहीं ली थी? कैप्टन शकील ने कहा। मैं सफदर को तफसील बता चुका हूँ, इन्होंने मेरी तलाशी ली थी लेकिन बॉल छोटी थी और मैंने ये खुफिया जेब में छुपाई हुई थी, इसलिए वो इसे ना निकाल सके थे और इस बॉल के कमाल को तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो। अब हम फार्मूला कहाँ से हासिल करेंगे? कर्नल मॉर्गन ने कहा था कि फार्मूला ना इनके पास है और ना ही हेडक्वार्टर में, जूलिया ने कहा। हाँ, ये वाकई मसले वाली बात है। तो फिर अब क्या करें? ये मिशन ज़रूरत से ज़्यादा ही तवालत इख्तियार करता जा रहा है, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। जो भी है, हम अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है, जूलिया ने कहा। लेकिन अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि फार्मूला है कहाँ? सफदर ने कहा। देखते हैं, फिलहाल यहाँ से तो निकलो। डार्क स्काई एजेंसी का सरबराह अब तक कर्नल मॉर्गन नहीं, कर्नल रोडस है, लेकिन कर्नल मॉर्गन ही जानता है कि फार्मूला कहाँ है। अब हमें इसे तलाश करना है, वो मिल गया तो हमारे लिए फार्मूले तक पहुँचना मुश्किल साबित ना होगा, मैंने कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिलाया। ओह वाकई, तनवीर ने दुरुस्त ही कहा था कि तुम्हारा जहन अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर ही बनाया है। फिर अब क्या करना है? जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिलहाल तो तुम टेरेसा और उसके साथियों की लाशें बर्गी भट्टी में डालकर उनकी राख बना दो। यहाँ पर हमें मास्क मेकअप लाजमी मिल जाएगा, मैं तलाश करता हूँ और फिर हम मास्क मेकअप करके यहाँ से निकलेंगे। इत्मीनान से वापस अपनी रिहाइश गाह पर जाकर कर्नल मॉर्गन को तलाश करने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या अब डार्क स्काई एजेंसी हमारे पीछे नहीं आएगी? सफदर ने पूछा। इसलिए तो मैं तुम सबको लेकर वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वो सबसे जगह महफूज है। डार्क स्काई के चीफ कर्नल रोडस को रिपोर्ट मिल चुकी है कि पाकिस्तानी एजेंट और उसके साथियों की लाशें अब तक जलकर राख बन चुकी हैं। वो अहमक ही होगा जो इस रिहाइश गाह के बारे में सोचता फिरेगा। रही बात टेरेसा और एंटोनियो और इसके साथियों की कि वो कहाँ हैं, ये सोचना इसका काम है, हमारा नहीं। इस बार मैंने नाराज से निकलने के लिए मोटर बोट या लॉन्च पर सफ़र करने का फैसला किया था। मेरा ख्याल था कि टैक्सियों, चोरीशुदा कारों या बसों के ज़रिए सफ़र करते हुए हम कहीं भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि डार्क स्काई ने इन सारे इलाकों की पैकिंग कर रखी होगी। वो हर आने जाने वाले पर गहरी नज़र रख रहे होंगे। इसलिए बाय रोड सफ़र करने के बजाय अगर समुद्री रास्ता इख्तियार किया जाए तो हम ज़्यादा महफूज रह सकते हैं। इस वक्त हम एक लॉन्च में थे जो समंदर में तेज़ी से सफ़र करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे इस बात का यकीन था कि टेरेसा और एंटोनियो की मौत ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकेगी। टेरेसा के खुसूसी पॉइंट से निकलकर मैंने और मेरे साथियों ने रोनाल्ड के एक नए ठिकाने पर चंद घंटे रेस्ट किया था।
रोनाल्ड ने मुझे बताया था कि कर्नल रोडस ने न सिर्फ डार्क स्काई एजेंसी का चार्ज संभाल लिया है, बल्कि इसने अपनी नंबर 2 जोलेन को रखा है, जिसका ग्रुप एजेंसी का सबसे बड़ा ताकतवर और इंतहाई हद तक फाल ग्रुप है। रीटा जोलेन के बारे में मैं जानता था। क्योंकि टेरेसा और एंटोनियो हलाक हो चुके थे, इसलिए मुझे यकीन था कि रीटा जोलेन को जैसे ही इनकी हलाकत के बारे में पता चलेगा, वो फौरन हरकत में आ जाएगी। इससे पहले कि रीटा जोलेन को हमारे बारे में कुछ पता चलता, हम टोरंटो पहुंचना चाहते थे। मैंने तवील मुशावरत के बाद टोरंटो जाने को ही तरजीह दी थी। मेरे ख्याल के मुताबिक कर्नल मॉर्गन के बारे में टोरंटो से ही पता चल सकता है, इसलिए हम सबको टोरंटो जाना है। साहब, ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस बार टारगेट पर पहुंचने के बजाय इधर उधर वक्त आया कर रहे हैं। अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो मुझ समेत सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। हम लॉन्च के रस्से के नीचे बने हुए मखसूस कैबिन में मौजूद थे। ऊपर सिर्फ लॉन्च चलाने वाला और इसका एक हेल्पर मौजूद था। चूँकि लॉन्च खुले समंदर में सफ़र कर रही थी, इसलिए बाहर बैठने के बजाय हम सब कैबिन के अंदर आकर बैठ गए थे। लॉन्च के कप्तान से हमने पहले ही मालूम कर लिया था कि हमें टोरंटो पहुंचने में 7 घंटे लग जाएंगे। इसे 7 घंटे बाहर बैठकर बोर होने के बजाय हमने कैबिन में बैठने को तरजीह दी थी। हमारा मिशन टोरंटो में है और हम इधर उधर भाग दौड़ कर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि सही मायनों में कहूँ तो हम छुपते फिर रहे हैं, कैप्टन ने कहा। इस बार इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इसलिए ये हाल है, तनवीर ने फौरन ही कैप्टन शकील की तायद करते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है कैप्टन शकील जो तुम सोच रहे हो। हमने फार्मूले की माइक्रोफिल्म हासिल करनी है, जो अब कर्नल मॉर्गन के कहने के मुताबिक ना तो हेडक्वार्टर में है और ना ही कर्नल मॉर्गन के पास है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि माइक्रोफिल्म डीएस हेडक्वार्टर में है, तो हम सीधे वहां पहुंच जाते और हेडक्वार्टर पर हमला करके वहां से माइक्रोफिल्म हासिल कर लेते। कर्नल मॉर्गन की बातों से लग रहा है कि फार्मूला वह हुकूमत के हवाले कर चुका है। अब इसने फार्मूला किसके हवाले किया है, इसके बारे में हमें इससे मालूम हो सकता है। इसके अलावा हमने दूसरे ज़राए से मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, और साहब इस वक्त को बचाना चाहते हैं। सफदर ने सारी तफसील बयान की थी। फिर भी हम जिस अंदाज में लॉन्च पर सफ़र कर रहे हैं, क्या इसके बारे में डार्क स्काई को इल्म नहीं होगा? हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ भी तो डार्क स्काई के एजेंट मौजूद हो सकते हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा।